Hello friends, my name is Praveen Anchal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy. And this is the last video where we will discuss about the important topics and question and answer. और इसके साथ में मैं आपको ना इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू भी देते चलूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट को, जो कि सातवां पार्ट है इन नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर। और इसके साथ में मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपको एक रिवीजन भी देते चले जाऊंगा। तो अगर आप इस पूरे चैप्टर को देखेंगे तो ये सबसे पहले स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर वन से, है ना। तो वर्ल्ड वॉर वन जो है उसमें से बहुत ही कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये वर्ल्ड वॉर वन जो है कैसे इसने वर्ल्ड वॉर वन ने पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को इफेक्ट किया, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि मैंने आपको बताया था, है ना, आपको याद होगा। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये वर्ल्ड वॉर वन होता है उसमें जो ब्रिटिशर्स हैं उनको वेपन्स की जरूरत पड़ती है, जिसको परचेस करने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? भारत से आएगा। तो इसके लिए उन्होंने रेवेन्यू टैक्सेस को बढ़ा दिया था। फोर्सफुल रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी इनटू द ब्रिटिश, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल इनटू द ब्रिटिश आर्मी, है ना। लोगों को जबरदस्ती वो आर्मी में भर्ती कर लिया करते थे। तो इस तरीके से आपको इसका बहुत अच्छे से आंसर देना है ना। तो वर्ल्ड वॉर वन का इफेक्ट कैसा रहा इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में जैसे 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं कि गांधी जी कब रिटर्न हुए, कहां से रिटर्न हुए, कितने सालों तक वो साउथ अफ्रीका में रहे थे। तो 21 सालों तक साउथ अफ्रीका में रहे थे। किस एज में भारत आए? तो 46 साल की एज में जो है वो गांधी जी भारत में आए थे, है ना। और उसके बाद में 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने डिसाइड किया था कि दे बोथ विल फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स टुगेदर। और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स कांग्रेस की जो दो विंग्स थी वो भी एक हो चुकी थी इस लखनऊ पैक्ट में, है ना। कब हुआ था? 1916 में। उसके बाद जो 1917 से 1918 का जो पीरियड आता है दैट इज सत्याग्रह। तो ये सत्याग्रह के ऊपर भी जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ना। सत्याग्रह 3 मार्क्स में आ सकता है कि टोटल 3 सत्याग्रह थे गांधी जी के 1917 से 1918 के बीच में, है ना। एक पहला जो सत्याग्रह था वो तो चंपारण सत्याग्रह, जो कि इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट में किया गया था। दूसरा सत्याग्रह था खेड़ा सत्याग्रह, जो कि हाई रेवेन्यूज के अगेंस्ट में किया गया था। खेड़ा गुजरात में है। तीसरा अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, जो कि वर्कर्स के वेजेस और उनकी फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए किया गया था। और ये जो तीनों ही सत्याग्रह थे वो हाईली सक्सेसफुल सत्याग्रह थे। चंपारण बिहार में आता है, ठीक है। तो ये आपका सत्याग्रह हो गया, है ना। तीनों के बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा इफ इट इज कमिंग इन 3 मार्क्स, ओके। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन इज रॉलेट एक्ट, ओके। सो रॉलेट एक्ट मैंने आपको बताया था, रॉलेट एक्ट, है ना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था इसे। इस रॉलेट एक्ट के माध्यम से अगर ब्रिटिश सरकार चाहे तो किसी भी को, है ना, अगर वो ब्रिटिशर्स को अपोज करती है, क्रिटिसाइज करती है उनके पॉलिसीज को, उनको तो 2 साल के लिए विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी एविडेंसेस, विदाउट एनी प्रूफ दे कैन कीप इन जेल, दे कैन डिटेन इन जेल, है ना। जेल में डाल सकते थे 2 सालों के लिए बिना किसी प्रूफ, बिना किसी एविडेंसेस के, ठीक है। तो ये है रॉलेट एक्ट। और इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ में कुछ सत्याग्रह हो रहे थे, है ना। और कुछ लीडर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। तो इनको जब अरेस्ट कर लिया गया और लोग जब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, 13 अप्रैल, है ना, 1919 का दिन था। तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जाकर मैसेकर कर दिया था, जिसे कहते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर, ओके। सो जलियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। जलियांवाला बाग मैसेकर, है ना। अब जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद में जो है वो क्या हुआ था? तो देखिएगा, जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद में जो है खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था? जो खलीफा थे, है ना, ओटोमन एम्पायर के, उनको जब हारे वो वर्ल्ड वॉर वन में, तो ब्रिटिशर्स ने उनको हटा दिया उनके पद से। और जो खलीफा थे वो सिर्फ ओटोमन एम्पायर के ही लीडर नहीं थे, वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के रिलीजियस गुरु भी थे, है ना। तो इसलिए पूरे इस्लामिक जो कम्युनिटी थी भारत की नहीं पूरी दुनिया की, उनको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा इस डिसीजन से। और इसके अगेंस्ट में, इसके प्रोटेस्ट में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया। और इसके ही साथ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट किया गया, है ना।
तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ओके, सो खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फाइन। तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि इसमें से डायरेक्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस आइडिया के ऊपर आधारित है? हिंद स्वराज है ना, जो गांधी जी ने लिखा था बुक 1909 में। तो इस बुक में गांधी जी ने ये मैसेज दिया था कि वी आर अंडर द ब्रिटिश रूल बिकॉज वी आर गिविंग देम कोऑपरेटिंग देम, वी आर गिविंग देम हेल्प, है ना, हम उनको सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इसलिए ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। जिस दिन हमने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, ब्रिटिशर्स 1 साल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके का मैसेज दिया था गांधी जी ने अपने बुक हिंद स्वराज से। कब लिखा था उन्होंने? 1909 में। तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पूरा स्टोरी है ना, कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, कौन कौन से सेशन में ये पास हुआ था, ठीक है। और एक चीज आप और याद रखिएगा कि डिफरेंट स्टैंड्स, मतलब कहां से कौन कौन लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, प्लांटेशन साइट्स में क्या रिस्पॉन्स रहा, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से बताना है। कैसे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया, है ना, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझाना है, ठीक है। 5 मार्क्स में डायरेक्टली आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है उसे हम कहते हैं टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस। तो टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक स्वराज पार्टी आ जाता है। तो स्वराज पार्टी 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। तो कौन है भाई? CR दास, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, है ना। ये दोनों एडवोकेट थे और दोनों ने ही जो स्वराज पार्टी का गठन किया, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है उसे कहते हैं साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन आ सकता है ना, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के लीडर का नाम क्या था? सर जॉन साइमन। ये 1927 में बना था ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से, और भारत में आया 1928 में। जैसे यहाँ पर आए वो गो बैक, साइमन गो बैक का नारा दिया गया, है ना। और इसमें जो है ये क्यों आए थे भारत? टू डिसाइड द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टू लुक आफ्टर द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया, है ना। तो इसलिए वो भारत में आए थे। और इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए इनका प्रोटेस्ट हुआ साइमन गो बैक के नारे से। इनमें प्रोटेस्ट करने वाले सबसे बड़े लीडर थे लाला लाजपत राय, जो कि लाहौर से प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनकी लाठीचार्ज में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइमन कमीशन। अब उसके बाद में द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्टीज, देखो साइमन कमीशन ने क्या प्रपोजल दिया था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का और डोमिनियन स्टेटस का। डोमिनियन स्टेटस मतलब होता है हाफ इंडिपेंडेंस, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऐसा कॉन्फ्रेंस है जो कि लंदन में होगा। और इस कॉन्फ्रेंस में, इस मीटिंग में जो साइमन कमीशन के प्रपोजल है उसके ऊपर डिस्कशन होगा, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर डिस्कशन होगा, और पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया के ऊपर डिस्कशन होगा, है ना। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मैंने बताया था आपको, टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, 1930, 1931 और 1932, है ना। तीनों में भाग लेने वाले सबसे बड़े लीडर थे BR अम्बेडकर, और गांधी जी ने सिर्फ एक राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किए थे, जो कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, ठीक। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं, जो कि है इसमें एक मार्क का क्वेश्चन और आ सकता है कि पूर्ण स्वराज का घोषणा कौन से सेशन से किया गया था? तो लाहौर सेशन, कौन से ईयर में? 1929। किनके लीडरशिप में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में, है ना। और इसी में ये भी डिसाइड किया गया था कि नेक्स्ट ईयर 1930 में 26 जनवरी 1930 को भारत पहला अपना स्वतंत्रता दिवस भी सेलिब्रेट करेगा, है ना। उसके बाद में क्या आता है? दांडी मार्च, ओके। सो दांडी मार्च इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो दांडी मार्च से 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए दांडी मार्च को सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, है ना। ये जो है साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ और दांडी तक चला। 24 दिन लगे, 240 माइल्स का डिस्टेंस कवर किया गया, है ना। और सेरेमोनियल तरीके से सॉल्ट लॉ को जो है वो ब्रेक करते हुए गांधी जी ने नमक बनाया वहां पर, है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस मार्च था। 78 टोटल वॉलंटियर्स थे, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको अपना आंसर डिजाइन करना है। सो दांडी मार्च वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इसके बाद जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, है ना, और जो एक्शन क्या क्या लिए गए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जैसे कि लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, है ना, फॉरेन गुड्स हैव बीन बॉयकॉटेड, लोगों ने नियम कानून को तोड़ा, है ना, क्या तोड़ा, नियम कानून को भी तोड़ा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को मानने से मना कर दिया, पीजेंट्स हैं उन्होंने चौकीदारी टैक्स और रेवेन्यू को पे करने से मना कर दिया, ठीक है, और पूरे देश भर में जो है वो नमक बनाकर नमक के कानून को तोड़ा गया। तो इस तरीके से इसका जो रिस्पांस था, एक्शन था, बहुत ही जबरदस्त था, और ब्रिटिशर्स ने इनके अगेंस्ट में लोगों को अरेस्ट करना चालू कर दिया। महात्मा गांधी जी, अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, इन सभी को क्या कर दिया गया था, अंदर कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, है ना। और अल्टीमेटली ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो ब्रेक होता है गांधी इरविन पैक्ट से, जो कि 1931 5 मार्च को हुआ था। तो इस तरीके से आपको इसे पूरे डिजाइन करना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे हुआ था, है ना, कैसा इसका पार्टिसिपेशन था सिटीज में, क्या रिएक्शन था ब्रिटिशर्स की तरफ से, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि लास्ट 5 इयर्स के अनसॉल्व पेपर्स आप देख लीजिए, मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि who were the how people saw this सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जो पीजेंट्स हैं, है ना, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, जो इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं और जो ओनर हैं उनका आपको बताना है ना, जो वुमेन है अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज में, जो दलित का पार्टिसिपेशन कैसा था, मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन कैसा था, तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझाना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम सिर्फ कॉपरेट नहीं कर रहे थे, है ना, सहयोग हमने देना बंद कर दिया था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम उनको सहयोग भी नहीं देंगे और उसके साथ में हम अपना जो नियम कानूनों को भी तोड़ेंगे ब्रिटिशर्स के, है ना। तो सहयोग भी नहीं देंगे प्लस उनके नियम और कानून को तोड़ेंगे भी। दूसरा इसमें यह था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना वो सिर्फ एक फेज में हुआ था 1921 टू 1922, और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो 2 फेज में हुआ था, फ्रॉम 1930 टू 34, है ना। पहला जो था वो 1930 टू 31 और दूसरा 1932 टू 34। तीसरा है ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो पीरियड मैंने आपको बताया ना, उस पीरियड को भी आप लिख सकते हो, है ना, एज अ थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आपको बताना है कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वुमेन वर पैसिव, बट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वुमेन वर हाईली एक्टिव, है ना, बहुत ज्यादा एक्टिव थे। फिर पांचवा पॉइंट में आप लिख सकते हो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा एपिसोड के बाद में जो है वो बंद हो गया था, है ना। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो पहला फेज गांधी इरविन पैक्ट की वजह से बंद हुआ और दूसरा फेज ड्यू टू लैक ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पीपल, तो इस वजह से वो जो है वो बंद हुआ था। तो इस तरीके से जो है वो 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ओके, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन फॉर दिस डेवलपिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो इसमें आपको बताना है ना, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भारत माता का इमेज, है ना, उसके बाद में जो फोक टेल एंड फोकलोर है, रविंद्रनाथ टैगोर जी, नतीजा शास्त्री, भारत माता का इमेज जब आप डिस्कस करेंगे तो उसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। उसके बाद में जैसे आप फ्लैग के बारे में डिस्कस करेंगे तो जो स्वदेशी फ्लैग है और जो स्वराज फ्लैग है, स्वराज फ्लैग किन्होंने बनाया था, गांधी जी ने बनाया था। फिर उसके बाद री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो इस तरीके से अगर आप इन सभी पॉइंट्स को लिखेंगे ना तो बहुत आसानी से आप 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इतने सारे क्वेश्चंस इस पूरे चैप्टर से पूछे जा सकते हैं जो मुझे लग रहा है। सो आई होप ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, प्लीज कमेंट बिलो एंड लेट अस नो। वी विल फील फ्री एंड वी विल फील वेरी हैप्पी to reply you for your queries and for your questions. And if you liked the video and if you have understood the complete chapter, please hit the like button and subscribe to our channel. We will meet you in the next video. Till then, bye bye, take care, thank you.